मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टूडियो का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न लाया हूं। दोस्तों, प्रीवियस से प्रश्न जो 16/2/2015 को एग्जाम हुई थी, उस एग्जाम का मैं प्रश्न लाया हूं। आज प्रीवियस ईयर वीडियो का ये 13वां नंबर वीडियो है। दोस्तों, इससे पहले 1 से लेकर के 12 तक का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगा। दोस्तों, प्रीवियस ईयर का, वो चाहे बीएसएससी इंटर लेवल का हो या बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय हो या बिहार लोक सेवा आयोग का एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था वो हो, वो उसका भी 2 मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी आपको लाभ करेगा। प्रीवियस ईयर आप यदि इसे बनाते हैं तो आपको आने वाले एग्जामों में काफ़ी हेल्प होगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इससे आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और यदि आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक कर दें वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है। कौन है हरे रंग का प्रकाश पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है? तो वो कौन सा है? क्लोरोफिल है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, क्लोरोफिल है। ठीक है, क्लोरोफिल एक केंद्र में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। और पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहयोग करता है मैग्नीशियम। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में पौधों के पत्तियों का हरा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करती है और ऑक्सीजन मुक्त करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 65 में देखते हैं दोस्तों, साइलेंट वैली या मुख्य घाटी किस राज्य में अवस्थित है? यदि हम इसे देखें, साइलेंट वैली या मुख्य घाटी है जो आपको कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, केरल में स्थित है साइलेंट वैली या आपको साइलेंट वैली या मुख्य घाटी कहाँ स्थित है? केरल में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? यदि आपसे पूछ लिया जाए तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कोडरमा की घाटी कहाँ है, तो झारखंड में स्थित है कोडरमा की घाटी। और कोकण तट कहाँ है? तो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोकण तट कहते हैं। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोकण तट कहते हैं। कोरोमंडल तट पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। झुमरी तिलैया कहाँ स्थित है? तो वो झारखंड में स्थित है, झुमरी तिलैया। ठीक है, कहाँ? झारखंड में। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसमें से केरल को देखें, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन? केरल के यदि मुख्यमंत्री हम देखें तो पिनरई विजयन है। वहाँ के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल है। दोस्तों, और केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है और लोकसभा सीटों की संख्या 20 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, यदि हम इसमें तमिलनाडु को देखें, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के जो विधानसभा सीटों की संख्या है 234 है। तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या 39 है और तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम एम.के. स्टालिन है। वहाँ पे राज्यपाल आर.एन. रवि है। गोवा को देखें दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और राज्यपाल, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत और राज्यपाल पी श्रीधरन पिल्लई है। गोवा को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था और गोवा के साथ साथ 2 और राज्यों को दर्जा दिया गया था राज्य के रूप में। गोवा, अरुणाचल प्रदेश और कौन था? मिजोरम। ये 3 राज्यों को वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। इसे याद करने का तरीका हमने क्या बनाया था? अमीगो। आ से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, गो से गोवा। वर्ष 1987 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था इन राज्यों को। ठीक है, और गोवा में यदि हम देखें विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। ठीक, जम्मू कश्मीर को देखो दोस्तों, जम्मू कश्मीर है जो आपको जम्मू कश्मीर अब पहले एक राज्य के रूप में था, अब इसे राज्य के रूप में बना दिया गया है और राज्य के स्थान पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 से इसे एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है और वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। यदि हम जम्मू कश्मीर में देखें, लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 4 है और विधानसभा सीटों की संख्या जम्मू कश्मीर में 90 है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है, साइलेंट वैली केरल में है। ऑप्शन नंबर डी सही है।
नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों, गोवा किस नदी के पर अवस्थित है? यदि हम ये देखें प्रश्न, तो गोवा जो है आपको किस नदी पर अवस्थित है? तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी मांडवी नदी पर अवस्थित है। गोवा है जो मांडवी नदी पर अवस्थित है। ठीक है। पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी के निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार नदी कहाँ गिरती है? तो नंदी दुर्ग से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी को देखें तो नर्मदा नदी, नर्मदा ताप्ती, ये जो नर्मदा है नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा नदी। ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा। यदि नर्मदा की लंबाई देखें दोस्तों तो 1312 किलोमीटर है नर्मदा की लंबाई। कितना? 1312 किलोमीटर है नर्मदा की लंबाई। और इसमें भेड़ा घाट के समीप धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है नर्मदा नदी। कपिल धारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन करता है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, न कि जल, न कि क्या नर्मदा नदी है जो एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है। और दो नदियां जो एस्चुरी बनाती हैं, एक नर्मदा नदी और भी काफ़ी नदियां हैं, लेकिन एस्चुरी बनाने वाली नदियां एक नर्मदा और ताप्ती है। नर्मदा और ताप्ती एस्चुरी बनाती है। ठीक है। तो अब हो गया, ताप्ती को हम लोग देखते हैं। ताप्ती नदी है जो आपको बैतूल जिले के मध्य प्रदेश के मूल ताप्ती नामक नगर के पास से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है। 724 मीटर इसकी लंबाई है। और ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर मांडवी। 66 में शुष्का छिपोकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी के कारण होता है? शुष्का छिपोक है जो मनुष्यों में किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो उस विटामिन का नाम है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, शुष्का छिपोक विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स या ऑस्ट्रोमेलेसिया नामक रोग होती है। और विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रदर्शनी किरणों तथा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल की सहायता से होता है दोस्तों। विटामिन डी का मुख्य स्रोत मछली, यकृत, तेल, दूध, अंडे हैं। और हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है दोस्तों। विटामिन डी को क्या कहते हैं? हार्मोन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि हम इसमें विटामिन के को देखें, विटामिन के का यदि विटामिन के का रासायनिक नाम पूछे तो फिलोक्विनिन कहा जाता है विटामिन के को। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है। ठीक है। और रक्त को थक्का न बनने में सहायक होती है विटामिन के। और यदि हम विटामिन ए को देखें तो दोस्तों तो रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी को अस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। किस प्रकार के कुपोषण का? तो बाल क्षय या मरामस का नाम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बाल क्षय या मरामस का नाम है। यदि हम देखें प्रोटीन की कमी से शारीरिक विकास रुक जाती है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर्स एवं मरामस आदि रोग होते हैं। क्वाशियोर्कर में बच्चों का हाथ पांव दुबला पतला हो जाता है एवं पेट बाहर की ओर निकल जाती है। मरामस रोग बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है दोस्तों। और ये प्रोटीन संवहन, अनुवांशिकी, जैव आदि क्रियाशीलों में सहयोग करती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 69 नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है? तो जी का मान किस स्थान पर सर्वाधिक होता है? तो ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका के कैंप में जी का मान सबसे अधिक होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी का घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान क्या होगा? जी का मान बढ़ जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, जबकि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान घट जाता है। जी का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। सबसे कम होता है जी का मान विषुवत रेखा पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। चाहे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए या नीचे जाए तो जी का मान घटेगा। जी का मान पृथ्वी की सतह पर 9.8 मीटर पर 30 सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न पर शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो शरीर के पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि की खराबी से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और एवं यह एक मात्र मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय से स्रावित इंसुलिन हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। अग्नाशय में इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह नामक रोग होता है और इंसुलिन में अति स्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। यदि अग्नाशय में इंसुलिन की कमी हो तो मधुमेह नामक रोग होगा। यदि अग्नाशय में इंसुलिन की अधिकता हो तो हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है।
रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। रुधिर में यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा में बढ़ना क्या कहलाता है? इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो वर्ष 1921 में इंसुलिन की खोज बैंटिंग एवं बेस्ट ने किया था इंसुलिन की खोज। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इबोला एक वायरस है जो इबोला अफ्रीकी महादेश में लीबिया, चाड, कांगो बेसिन आदि क्षेत्रों से शुरू हुआ है। इबोला फाइटर को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2014 चुना है। स्वाइन फ्लू भी एक तरह का वायरस ही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें 72 नंबर प्रश्न में घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त होती है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है और ये पहाड़ी क्षेत्रों में काफी मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से जो घेंघा रोग होती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। समुद्र से स्थल की दूरी के बढ़ने से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा कम होती जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में इन्हें कारणों से भूमिगत जल में आयोडीन की मात्रा कम जाती है। घेंघा रोग प्रायः समुद्री तटीय क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 33 में विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? तो विटामिन ए देखें तो मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? यकृत में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। विटामिन ए मुख्यतः यकृत में संग्रहित होता है। कहाँ होता है? यकृत में। यकृत में संग्रहित होता है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। इनका वजन लगभग 1.5 से 2 केजी होता है। यकृत का वजन कितना होता है? लगभग 1.5 से 2 केजी होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। पीत का स्रावन यकृत द्वारा ही होता है दोस्तों। पीत का स्रावन भी यकृत के द्वारा होता है और यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल तथा रुधिर के अमोनिया एवं को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में मुख्य भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 74 में चलते हैं दोस्तों। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर है जो आपको कौन सी रोग की वाहक है? फाइलेरिया रोग की वाहक है। मादा क्यूलेक्स फाइलेरिया रोग की वाहक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। फाइलेरिया रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर से होती है। फाइलेरिया रोग फाइलेरिया बैंक्रोफाइट फटाई नामक कृमि से होता है। इस कृमि का संचारण क्यूलेक्स मच्छर के दंश से होता है दोस्तों। इस रोग में पैर या वृषण कोष तथा शरीर के अन्य भागों में सूजन हो जाती है। इस रोग को हाथी पांव भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 75 में समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? तो समदाब रेखा है जो किसको प्रदर्शित करती है? समान ऊंचाई वाले दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर समान वायुमंडलीय दबाव वाले को क्या कहते हैं? समदाब रेखा कहते हैं। समदाब रेखा समान वायुमंडलीय दाब को प्रदर्शित करने वाले, ऊंचाई नहीं, समदाब रेखा होता है समान वायुमंडलीय समान दबाव वाले बिंदुओं को प्रदर्शित करने वाले को समदाब रेखा कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। समुच्च रेखा समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को समुच्च रेखा कहते हैं। समताप रेखा किसे कहते हैं? तो समताप रेखा है जो समान तापमान मिलाने वाले को समताप रेखा। समलवन रेखा तो मानचित्र में समान लवणता वाले जो रेखा है उसे समलवन रेखा। समवर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को समवर्षा रेखा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 76 में चलते हैं। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो कच्छ के रन में समाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो लूनी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लूनी नदी अजमेर जिला में स्थित नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी की लंबाई 320 किलोमीटर है। लूनी नदी की लंबाई। लूनी नदी में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। लूनी नदी में लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती है। लूनी की लंबाई कितनी है? 320 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 77 में देखें, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान है गला में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में है। थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड हार्मोन वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यह रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड नामक मात्रा को कम कर देता है। यह लाल रक्त कोशिका का निर्माण को बढ़ाकर रक्त अल्पता की रोकथाम करती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दिया गया है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम है उसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaCl कहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड या NaCl कहते हैं। ठीक है, NaCl कहते हैं। ठीक, समुद्री जल में अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में, जैसे बॉन झील में लवणता 330% होता है।
बॉन्ड झिल्ली लवणता कितना प्रतिशत होता है? तो 330% होता है बॉन्ड झिल्ली लवणता। सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा का प्रयोग अग्निशामक यंत्र, बेकरी उद्योग, प्रतिकारक आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट और खाने वाला सोडा का उपयोग अग्निशामक में भी उपयोग किया जाता है। और सोडियम नाइट्रेट, यदि देखें तो सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है NaNO3 का प्रयोग डेयरी उत्पादन के खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है सोडियम नाइट्रेट का। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी हमारा सही आंसर है। 79 में देखिए तारों का रंग निर्भर करता है, तो तारों का रंग है जो उसके तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, तापमान पर निर्भर करता है। तारे का रंग पृष्ठ ताप द्वारा निर्धारित होता है, पृष्ठ ताप द्वारा। और तारे जिनका पृष्ठ ताप अपेक्षाकृत निम्न होता है लाल रंग के तारे होता है, और जिसका पृष्ठ ताप अधिक होता है, अत्यधिक उच्च होता है, उसका रंग उस तारे का रंग नीला होता है। सूर्य का पृष्ठ ताप 6000 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका रंग क्या है? पीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न की ओर, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के हैं? तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग है अमेरिका के हैं। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा सही आंसर है, अमेरिका के हैं। और इन्होंने मैक्सिको में एक गेहूं की उन्नत किस्म को विकसित किया था, और विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर बोरलॉग। ठीक है, डॉक्टर बोरलॉग को 1972 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के क्षेत्र में। डॉक्टर S.M. स्वामीनाथन भारत के हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, अमेरिका के हैं बोरलॉग। कहाँ के? अमेरिका के। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है? तो आयोडीन उपस्थिति तो किसकी? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है आयोडीन के लिए। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। 784 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से है? तो कौन सा अनुच्छेद छुआछूत से है? तो अनुच्छेद है आपको 17, अनुच्छेद 17 है जो छुआछूत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 17 किससे है? छुआछूत से है। यदि और भी अनुच्छेद को देखें हम, और यह अनुच्छेद मौलिक अधिकार का भाग है दोस्तों, मौलिक अधिकार का भाग है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। और यदि हम मौलिक अधिकार यदि देखें हम, तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 है। तो कौन कौन सा मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार वर्तमान समय में है। तो हम यदि देखिए अस्पृश्य अनुच्छेद 17, अनुच्छेद क्या 17 है, तो कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? समानता एवं समता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 14 देखें तो इसमें दिया गया है, इस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता के बारे में बताता है। विधि के समक्ष है सभी व्यक्ति एक समान कानून बनाएगा। विधि के समक्ष यह राज्य है जो सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उसे लागू करेगा। और यह संविधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह कानून कहाँ से? विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से। अनुच्छेद 15 को देखें दोस्तों। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है। किस आधार पर भेदभाव? जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर। ठीक है, उसके आधार पर भेदभाव यदि किया जाता है तो अनुच्छेद 15 लागू होता है, उसे खत्म करने के लिए वो निषेध किया गया है। यदि अनुच्छेद 18 देखें तो अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। यदि आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 83 में चलते हैं दोस्तों। 83 में दिया गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम यदि हम देखते हैं तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र देखें, CaSO4 इंटू हाफ H2O है। इसका रासायनिक सूत्र CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने में तथा छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने में, मूर्ति बनाने में किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कुछ इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र मैं बताता हूं दोस्तों जो काफी प्रश्न पूछे जाते हैं इससे, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे भी प्रश्न काफी पूछे गए हैं हर एग्जाम में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। NaHCO3 खाने वाला सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहें तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3
इंटू 10:2 सोडियम कार्बोनेट का, धोने वाला सोडा इसे कहते हैं। ठीक है, पोटास एलम का रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 के होल ट्राई इंटू 24H2O, ये होता है पोटास एलम। टेबल साल्ट का NaCl होता है दोस्तों, जिसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट भी कहते हैं, इसका नाम NaCl है। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों 84 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित गौ प्रजातियों में कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? तो कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? यदि इसे देखें कौन देसी नहीं है, तो इस प्रजाति में हॉलिस्टीन फ्रिजियन प्रजाति देसी नहीं है। हॉलिस्टीन फ्रिजियन प्रजाति क्या है? देसी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। हॉलिस्टीन प्रजाति क्या है? देसी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, और जैसे कि नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं दोस्तों 85 में दिया गया है। 85 में है बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना। तो यदि हम ये देखें, बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 के अधीन ग्राम पंचायत की गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। कब पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। पहली बैठक की तिथि से की जाती है। ठीक है, और यदि त्याग पत्र के बाद शेष अवधि 6 माह से कम हो तो चुनाव समय पर होगा और 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है 86 में राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा के संदर्भ में देखिए कौन सा कथन सही है। इसमें है संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। कौन है? संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 87 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया 87 में कि राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रीय प्रतीक के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? तो इसमें से कथन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 है, ये भी सही है दोस्तों। और राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ सिंह शीर्ष से लिया गया है, ये गलत है। राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 88 नंबर प्रश्न में। 88 में कहा जाता है लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का क्या हो? कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त होता है तो जमानत राशि खो देता है। कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तो वो अपनी जमानत राशि को खो देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में मुंबई में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बम्बई है। बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों। और इस बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो 72 सदस्य शामिल हुए थे इस बैठक में। राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता बिमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और स्वतंत्र भारत के कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1948 में जयपुर में हुआ था, स्वतंत्र भारत में। और जयपुर कांग्रेस की अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग दोस्तों इसी तरह भारतीय इतिहास के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मॉडर्न इतिहास और मिडाइवल हो या एंशिएंट हो, तीनों इतिहास का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं और आपको वो पूरी वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध मिलेगी दोस्तों। आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सारी वीडियो अपलोड मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में। आप जाकर उसे देखें और मुझे विश्वास है दोस्तों कि आप लोग उसे देखेंगे तो काफी लाभ मिलेगा। उसी प्रकार भारतीय संविधान का भी पूरी वीडियो अपलोड है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में और वो भी प्रीवियस ईयर प्रश्न के रूप में। आप लोग जरूर से जरूर देखें दोस्तों। आप देखेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम में काफी लाभ मिलेगा और आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे दोस्तों। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। बेल आइकन को दबा लें और चैनल वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास पहुंच सके वीडियो दोस्तों, जिन्हें काफ़ी ज़रूरत है इस वीडियो की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 90 नंबर प्रश्न चलते हैं। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो इसके पास न्यूनतम
55 संसद लोकसभा में होने चाहिए, तभी वो विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करेगा। कितने? 55 होनी चाहिए, या 1/10 होनी चाहिए न्यूनतम। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 1/10 होनी चाहिए न्यूनतम, तब वो विपक्षी दल का नेता बन सकता है भारत में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि हम देखें तो भारत के राजनीतिक इतिहास में सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में विपक्षी दल की मान्यता दी गई थी। तब 1969 में पहली बार विपक्षी दल का मान्यता दिया गया था भारत के संविधान में। ठीक है, अब भारत में प्रथम विपक्षी दल का नेता राम सुभग सिंह थे। राम सुभग सिंह थे, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के विपक्षी दल का प्रथम नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। ठीक, और 1977 के जनता दल सरकार ने विपक्षी दल के नेता कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया है। विपक्षी दल के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा कब से किया गया है? तो 1977 के से किया गया है। ग्रेट ब्रिटेन में विपक्षी दल को भविष्य की सरकार या छाया सरकार भी कहा जाता है। विपक्षी दल को ग्रेट ब्रिटेन में क्या कहते हैं? छाया सरकार कहते हैं। वर्तमान में संवैधानिक दृष्टि से कोई विपक्षी दल नहीं है, लेकिन आज इस वर्तमान समय में विपक्षी दल का नेता कौन है? वो कांग्रेस है, और राहुल गांधी को बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 91 नंबर प्रश्न में। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्याग पत्र प्रभावी माना जाता है? तो आवेदन समर्पित करने के 1 सप्ताह बाद, या 7 दिनों बाद। 7 दिन बाद या 1 सप्ताह बाद त्याग पत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। इसी प्रकार 92 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो प्रथम आम चुनाव भारत में स्वतंत्रता के बाद कब प्रारंभ किए गए थे? वर्ष 1952 में कराए गए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। 13 मई 1952 को, और 13 मई से पूर्व हमारी संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी। 16वीं लोकसभा का गठन 24 मई को किया गया था दोस्तों। 16वीं लोकसभा का गठन कब की गई थी? 24 मई 2014 को किया गया था 16वीं लोकसभा का। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा जो चल रही थी, जो 1924 तक थे, और फिलहाल में वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा है दोस्तों? वर्तमान समय में 18वीं लोकसभा है। 93 नंबर प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। मनरेगा योजना में प्रशिक्षित और अर्ध प्रशिक्षित मजदूरों के मजदूरी पर केंद्र और राज्य के व्यय का अनुपात क्या है? तो मनरेगा योजना में केंद्र और राज्य का जो व्यय का अनुपात है वो कितना है? 75/24 है, 25 है, 75/25 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नरेगा यूपीए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है दोस्तों। ठीक है, और जिसका उद्देश्य अकुशल ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार पर गारंटी ग्राम प्रदान करना। नरेगा योजना 2 फरवरी 2006 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। 2 फरवरी 2006 से शुरू किया आंध्र प्रदेश में, और 2 अक्टूबर 2009 से इसका नामांकन मनरेगा कर दिया गया है। 2009 से इसका नाम क्या कर दिया गया है? मनरेगा कर दिया गया है। नरेगा का नाम 6 में 2 फरवरी से शुरू हुआ था, और 2 अक्टूबर का इसका नाम बदल करके नरेगा के स्थान पर मनरेगा कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 94 में चलते हैं। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? तो कौन सी योजना 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था। पहली युद्ध कौन सी थी? चीन के साथ युद्ध हुआ था वर्ष 1962 में, भारत चीन युद्ध, और वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के कारण ये पंचवर्षीय योजना तीसरी प्रभावित हुई थी। और 65 से 66 में भारी अकाल और सूखा पड़ा था दोस्तों। तो इस पंचवर्षीय योजना का काल वर्ष 1961 से 66 ईस्वी है, और 1966 से 69 के बीच में 3 वर्ष के एक वर्ष के 3 योजना चलाई गई थी, जिसे योजना अवकाश कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा था हमें पंचवर्षीय योजना में से कौन सी योजना अनावृष्टि योजना और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुआ था? वो तीसरी पंचवर्षीय योजना था प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना जो हुई थी वो किनके द्वारा किया गया था? शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किसान सभा की स्थापना बिहार में किन्होंने किया था? शाहजानंद सरस्वती ने बिहार में किसान सभा की स्थापना बिहटा के में स्वामी शाहजानंद ने वर्ष 1928 ईस्वी में किया था, वर्ष 1928 में। और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर से 17 नवंबर 1929 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। सोनपुर से 17 नवंबर 1929 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम बैठक अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई थी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता शाहजानंद सरस्वती ने किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा की भी जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो शाहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, और उसके महासचिव एन.जी. रंगा थे। जो 1936 में लखनऊ में हुई थी अधिवेशन किसान सभा का, अखिल भारतीय किसान सभा का, उसकी महासचिव एन.जी. रंगा और अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। शाहजानंद कौन थे? शाहजानंद सरस्वती थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 96 में
1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी नील दर्पण के रचनाकार थे। 1760 में प्रकाशित हुई थी नील दर्पण, जो नील खेती की दुर्दशा को चित्रित करता है। नील दर्पण के लेखक बंकिम दीन बंधु मित्र हैं, दीन बंधु मित्र है दोस्तों। नील दर्पण के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नील दर्पण के लेखक कौन है? दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण के लेखक लिखा है। नील दर्पण 1859 ईस्वी में दीन बंधु मित्र द्वारा लिखी गई थी। नील दर्पण में बंगाल की नील कृषकों की गाथा है। नील कृषकों ने 1860 से 70 के दशक में भारी आंदोलन किया था और कृत्रिम नील सर्वप्रथम जर्मनी द्वारा बनाया गया था 1913 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों 97 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दिया गया है 97 में दिया गया है कि नीचे दी गई कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो ये जो समितियां दी हुई है या कमिटियां दी हुई है, इसमें किसका संबंध ग्राम पंचायत से है? तो इसमें बलवंत राय मेहता का संबंध ग्राम पंचायत से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बलवंत राय मेहता का संबंध है। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 ईस्वी में लाई गई थी और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी और सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 के नागौर से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी दोस्तों। राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज की शुरुआत की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया था। घोषणा नहीं, लागू किया था। भारतीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश सर्वप्रथम सिंघरी समिति ने किया था, जो कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जा सके। राजीव गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रसार सेवा, यदि देखें राष्ट्रीय प्रसार सेवा, तो इस 2 अक्टूबर 1953 को प्रारंभ किया गया था। भारत में विकेंद्रीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने ही शुरू किया था स्थानीय स्वशासन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। 98 नंबर प्रश्न को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था कि लोक भागीदारी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लोक भागीदारी यानी लोगों का भागीदारी हो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था, जो विकास के कार्यों में लोगों की सहभागिता निर्धारण हो। ठीक है, यह कार्यक्रम अमेरिका के सहयोग से प्रारंभ किया गया था दोस्तों। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्रखंड को विकास कार्यक्रम का केंद्र बनाया गया था। यह योजना अधिक सफल नहीं रहा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें दिया गया है 99 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो क्रीड़ा प्रशिक्षण को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्रीड़ा यानी खेल कूद के जो प्रशिक्षक होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और वर्ष 1985 से दिया जा रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 से दिया जा रहा है और इस पुरस्कार का नाम महाभारत के महान प्रचार्य या गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। यदि आपसे पूछ लिया जाए अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो वर्ष 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जा रहा है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नाम से जाना जाता है, वो कब से दिया जा रहा है? तो 1992 से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत 2002 से किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर। 100 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस है जो मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिन पर मनाया जाता है 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में। और ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है दोस्तों। हॉकी भारत और पाकिस्तान का राष्ट्र खेल है। भारत ने ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक हॉकी में ही प्राप्त किया है। भारत हॉकी स्वर्ण पदक अंतिम बार 1980 में मास्को के ओलंपिक में प्राप्त किया था। भारत ने सब पहली अंतिम बार हॉकी में कब पदक प्राप्त किया है? तो मास्को के ओलंपिक में 1980 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 101 में। मैक्सेस पुरस्कार रमन मैक्सेस के नाम पर दिया जाता है, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो मैक्सेस पुरस्कार जो रमन मैक्सेस के नाम से दिया जाता है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति है। रमन मैक्सेस कहाँ के? फिलीपींस के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, फिलीपींस के राष्ट्रपति। ठीक है, रमन मैक्सेस पुरस्कार की शुरुआत 1958 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1958 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 102 में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किया गया। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पहले वाला प्रश्न है। तो ये वर्ष 1922 में कतर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 का खिताब फ्रांस ने जीता था। ठीक है, तो यह कहाँ आयोजित हुआ? तो फीफा वर्ल्ड कप वो कतर में हुआ।
ऑप्शन नंबर सी सही आंसर 71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? यदि हम देखें सहारा रेगिस्तान को, तो सहारा रेगिस्तान है जो अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल क्षेत्रफल, सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। अफ्रीका के अनेक देशों में फैला हुआ है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। और भारत के मरुस्थल का नाम क्या है? थार है। भारत का मरुस्थल का नाम थार है और इसकी जो कितना है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में है। भारत और पाकिस्तान में फैला है। थार मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में है। जैसलमेर जिला में परमाणु प्रशिक्षण केंद्र पोखरण स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 104 की ओर। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप है जो आपको फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डीसीएफ ट्रॉफी, रोवर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी और मड्रेका ट्रॉफी सभी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। हॉकी से संबंधित कुछ देखें, जैसे बेटन कप, सिंधिया कप, नेहरू ट्रॉफी, मुरुगुप्पा गोल्ड कप, बिलीगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्डन कप, स्वामी रंगा स्वामी कप, ये सब हॉकी से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 105 की ओर। 105 में कहा गया किस निम्नलिखित किस वर्ष 2014 को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 का। और इसके साथ 2014 का शांति का पुरस्कार किसे दिया था? तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। और मलाला यूसुफजई को भी नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था जो पाकिस्तान की थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और इन्हें किस लिए दिया था? बचपन बचाओ आंदोलन के लिए कैलाश सत्यार्थी को क्या दिया गया था? नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया बिहू किस राज्य में लोक नृत्य है? तो बिहू है असम का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बिहू वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है। बिहू असम के कछारी जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। यदि हम पोंगल देखें, पोंगल तमिलनाडु का लोक नृत्य है, पोंगल तमिलनाडु का है। ओनम केरल का लोक नृत्य है, ओनम केरल का है। और रंगोली महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, रंगोली महाराष्ट्र का है। मेहंदी राजस्थान का लोक नृत्य है। और चौक पूरन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 107 की ओर। पेरू की राजधानी है, तो पेरू की राजधानी लीमा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। और लीमा में COP20 का आयोजन हुआ था। ठीक है। लपाजा या बोलिविया की राजधानी लपाजा है। बोलिविया की राजधानी क्या है? लपाजा बोलिविया की राजधानी बगोटा है, जो आपको कोलंबिया की राजधानी क्या है? बगोटा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 108 क्यों चले। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ है? तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है यूक्रेन, कहाँ स्थित है? यूक्रेन में स्थित है चेरनोबिल। और यह दुर्घटना वर्ष 1986 में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र दुर्घटना हुई थी। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र का छत पिघल गया था। 1979 में अमेरिका की 3 माइल कंपनी ने परमाणु संयंत्र में भारी क्षति हुई है। और फुकुशियामा परमाणु घटना मार्च 2011 में हुआ है दोस्तों। भारत का लक्ष्य विश्व 22 तक 2000 मेगावाट परमाणु ऊर्जा प्राप्त करना है। भारत ने अमेरिका के से सैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया है। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई है? वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। यूक्रेन में चेरनोबिल घटना है कहाँ? यूक्रेन में हुई थी। यूक्रेन की राजधानी कीव है दोस्तों। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। यदि हम देखें परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1948 में। और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी 1954 में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना यदि आपसे पूछे तो कब हुआ था? तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुआ था। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना। यदि हम इसमें यूक्रेन की राजधानी देखें तो कीव है दोस्तों। रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की 3 राजधानियां, अफ्रीका की 3 राजधानियां दोस्तों। रूस की मास्को है राजधानी। रूस की राजधानी क्या है? मास्को है। और वहाँ की मुद्रा रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। और राजधानी मास्को है रूस का। रूस की राजधानी मास्को है। ठीक है। कीव यूक्रेन की राजधानी कीव है। और यूक्रेन की मुद्रा हिरविनिया वहाँ की मुद्रा है। ठीक है। बेलारूस देखें, बेलारूस की राजधानी कहाँ है? तो बेलारूस की राजधानी। और उसके बाद और क्या है? बेलारूस हो गया और जॉर्जिया हो गया। तो जॉर्जिया की राजधानी यदि हम देखें तो तिबिलिसी है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है, जॉर्जिया की राजधानी। और लारी यहाँ की मुद्रा है। जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी है और लारी यहाँ की मुद्रा है। ठीक है। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है दोस्तों। बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। बेलारूस की राजधानी और रूबल उसकी मुद्रा है। नेक्स्ट चलते हैं, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा युआन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। जापान की मुद्रा युआन है। और जापान की मुद्रा क्या है? तो युआन है। जापान की जो राजधानी हुआ वो कहाँ है दोस्तों? तो जापान की राजधानी आपको
जापान की राजधानी टोक्यो है। कहाँ है? टोक्यो है। मुद्रा क्या है? युआन है। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा युआन है। यदि हम देखें इसमें दिरहम, दिरहम किसकी मुद्रा है? तो दिरहम आपकी किसकी मुद्रा है? तो अबू धाबी की मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम है और इसकी राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त राज्य अमीरात की मुद्रा दिरहम है, इसकी राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है। अबू धाबी। एन 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 किसका? चीन की मुद्रा का नाम है एन और इसकी राजधानी बीजिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 110 की निम्नलिखित में से किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया? तो किस चक्रवात ने भारत के पूर्वी तट को नहीं प्रभावित किया है? तो उस चक्रवात का नाम क्या है? तो उस चक्रवात का नाम है नीलोफर। नीलोफर नामक चक्रवात भारत के पूर्वी तट को प्रभावित नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक लिखने वाले कौन है? तो खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान कौन है? खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। खुशवंत सिंह ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक नामक किसने लिखी है? तो खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें दिया गया है विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद। इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक लेखक कौन है? तो वो भी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने लिखी है, इग्नाइटेड माइंड्स। भारत में मिसाइल मैन, भारत रत्न से विभूषित भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर प्रश्न। भारतीय खोज पुस्तक अहमदनगर किले जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी और भारतीय खोज के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय खोज नामक पुस्तक लिखी है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक कौन है? रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो मेघनाथ देसाई है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। व्लादिमीर पुतिन ने फर्स्ट पर्सन पुस्तक नाम लिखी है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मैक्सिम्स गॉर्गी ने मदर नामक पुस्तक लिखी है। मदर नामक पुस्तक ने मैक्सिम गॉर्गी ने लिखी है, जबकि पैराडाइज लास्ट नामक पुस्तक मिल्टन ने द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 114 में कौन सा देश सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? तो क्यूबा है सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भारत में चीनी का सबसे अधिक मिल कहाँ है? महाराष्ट्र में। भारत में यदि पूछे सबसे अधिक चीनी मिल कहाँ है तो महाराष्ट्र में। गन्ना का अधिक उत्पादन कौन करता है राज्य? तो उत्तर प्रदेश राज्य करता है। गन्ने की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। चीनी में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। चीनी उद्योग कृषि पर आधारित स्थानीय कच्चा माल पर आधारित उद्योग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। यदि हम क्यूबा की राजधानी को क्यूबा की राजधानी देखें तो क्या है? मनीला है। क्यूबा का हवाना है, सॉरी, क्यूबा की राजधानी हवाना है दोस्तों। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है और मुद्रा पीसो है। क्यूबा की मुद्रा पीसो है, राजधानी हवाना है। यदि हम ब्राजील को देखें तो ब्राजील एक क्या है? तो ये एक दक्षिण अमेरिकी राज्य है ब्राजील। ब्राजील की जो राजधानी है ब्राजीलिया है और इसकी मुद्रा रियल है। रियल ब्राजील की मुद्रा है। यूएसए देखें, यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी है और इसकी मुद्रा डॉलर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो जल का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल का घनत्व सबसे अधिक कितना पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान सबसे अधिक होता है, घनत्व सबसे अधिक होता है। जल का रसायन H2 होता है, ठीक है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर जल का आयतन घटता है, परंतु 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जल का आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होता है जल का घनत्व, ठीक है। ठोस एवं पारा में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। गैस एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा होता है। वायुमंडल में ऊष्मा का संचरण कौन सी? संवहन विधि द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 116 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कब? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में हुआ था। यूएनए में वर्तमान में 193 देश हैं और यूएनए के स्थायी सदस्य चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका है। और यूएनए का महासचिव एंटोनियो गुटेरस है जो पुर्तगाल का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। 117 की ओर भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय जो भारत के वायसराय थे आज़ादी के समय कौन थे? तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। माउंटबेटन थे आज़ादी के समय में भारत का वायसराय। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
कौन थे? माउंटबेटन थे। आजादी के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल यदि पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। विलियम बेंटिंक कौन थे? विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 के समय। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 118 की ओर कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल था? तो वो कौन सा आईसीएस थे? वो यो हुम थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था, उसका कौन आईसीएस अधिकारी थे? तो वो यो हुम थे। ठीक। और ये हुम को कांग्रेस का जनक माना जाता है। ये हुम शिमला का संत या हेमिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ये हुम 1885 से 1905 ईस्वी तक कुछ अंतराल को छोड़कर कांग्रेस का महासचिव रहे थे। कांग्रेस शब्द अमेरिका से लिया गया है दोस्तों, जिसका अर्थ है वाद विवाद का स्थल। ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस शब्द का नामकरण किया है। कांग्रेस शब्द का नामकरण किसने किया? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 119 नंबर प्रश्न की ओर। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी यदि हम देखें तो नेपितावा है। म्यांमार की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 120 की ओर चलते हैं। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी है। भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक है। भीष्म साहनी 1973 में लिखी थी। वे बलराज साहनी जो फिल्म नायक के भाई हैं। प्रेमचंद भारत के बड़े उपन्यासकार हैं। प्रेमचंद कौन है? भारत के काफी विख्यात और बड़े उपन्यासकार हैं। अमृता प्रीतम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली लेखिका है। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। भीष्म साहनी तमस उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्मसेन साहनी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ए सही आंसर है। नेक्स्ट को चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न में किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 में विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991 में, और राजीव गांधी शुरुआत की 91 में हुआ था। उसमें किसे दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में दिया गया है। ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न 2020 में 5 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था दोस्तों। अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसमें पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। कितना? 25 लाख। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। 122 की ओर। भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की आजादी के समय जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वे क्लीमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्लीमेंट एटली थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से संबंधित है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री था। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था उस समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। 1857 के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पामस्टन। 1857 के समय में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब 1857 क्रांति हो रही थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे। लॉर्ड जॉर्ज प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री और रॉबर्ट बाल्फोर हैं ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री, जो विश्व का प्रथम प्रधानमंत्री भी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यदि आप लोग इसी तरह जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, या और भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं। वहां पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगी। सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगी दोस्तों प्लेलिस्ट में। रुक्मणी प्रकाशन का जो वॉल्यूम 1 का वॉल्यूम 2 में 20 प्रैक्टिस सेट दिया था वो पूरा वीडियो अपलोड है दोस्तों। एविटेरिया का दोनों बुक का फर्स्ट एंड वॉल्यूम 2 दोनों बुक में 15-15 प्रैक्टिस सेट दिए, वो भी आपको अपलोड मैं कर दिया हूँ। और क्रॉन पब्लिकेशन का भी जो बुक में 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे वो भी मैं अपलोड कर दिया हूँ दोस्तों। यदि आप लोग नहीं देखे हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर आपको सारी वीडियो उपलब्ध मिलेगी। अलग अलग प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ मैं, और उसमें जितने भी जीके जीएस प्रश्न दिए गए थे, पूछे गए हैं, संभावित प्रश्न जो प्रैक्टिस सेट में दिए गए, सभी को मैंने आपको वीडियो का डिटेल्स बता करके मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ दोस्तों। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें, और देखेंगे तो आपको जरूर उससे लाभ मिलेगा दोस्तों। यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर करें। यदि आप लोग नए हैं तो वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, और बेल आइकन को भी दबा लें, और चैनल को शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए आगे को चलते हैं 123 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जो वर्तमान गवर्नर हैं अभी कौन है? तो अभी उस समय रघुराम राजन थे, जिस समय प्रश्न पूछा गया था। अभी शक्तिकांत दास हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है 124 में भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष उस समय कुमार मंगलम थी।
ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर। 125 में भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुए थे? तो पंचशील समझौता हुआ था, किसके बीच हुआ था? तो भारत और चीन के बीच हुआ था। वर्ष 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। पंचशील समझौता वर्ष 1954 में। और प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। और एवं चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई थे। चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बीच हुई थी। पंचशील नीति भारत के विदेश नीति का आधार है। तिब्बत मामलों पर भारत और चीन के बीच तनाव दलाई लामा के भारत आने के कारण हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये देखें, तो चीन ने पंचशील की अवहेलना करते हुए 22 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण कर दिया था। और चीन के राष्ट्रपति माओ त्से तुंगे थे, जो 1949 से लेकर 1970 तक 1970 ईस्वी तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहा है। 1967 में दार्जिलिंग के नक्सलवादी क्षेत्र में चारू मजुमदार एवं कानू सन्याल के नेतृत्व में एमसीसी की स्थापना करवाई गई थी। बिहार के भोजपुर सहार प्रखंड में 1967 में एमसीसी ने प्रथम यूनिट खोला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 126 की ओर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। और एम.एस. स्वामीनाथन को राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इन्हीं के जन्मदिन पर हरित क्रांति दिवस मनाया जाता है। और चावल दाल का भी हरित क्रांति आया था दोस्तों। हरित क्रांति का अर्थ संतुलन में कमी आई है, आर्थिक संतुलन में कमी आई है। हरित क्रांति से आर्थिक संतुलन में कमी आई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सी हमारा सही आंसर है। 127 में आंग सान सू की जो एनएलडी की नेत्री है किस देश से संबंधित रखती है? तो म्यांमार से संबंध रखती है आंग सान सू की। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। यदि हम म्यांमार की राजधानी देखें तो नेपितावा है दोस्तों। म्यांमार की राजधानी नेपितावा है। और म्यांमार की क्या है मुद्रा? क्यात है। म्यांमार की मुद्रा क्यात है। दक्षिण कोरिया की राजधानी देखें, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया ये सब दोनों ही क्या है? तो एशियाई देश हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। दक्षिण कोरिया का मुद्रा और उत्तर कोरिया का मुद्रा दोनों की मुद्रा वॉन है। और इसी में यदि हम थाईलैंड देखें दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक कहते हैं और इसकी मुद्रा बहत है। थाईलैंड की मुद्रा बहत है। श्रीलंका का राजधानी कौन है? श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे है श्रीलंका की राजधानी और इसकी मुद्रा रुपया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। म्यांमार की रहने वाली है आंग सान सू की। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 की ओर। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पुनः संधि कब की गई थी? महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच जो पुनः संधि हुई थी वर्ष 1932 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 1932 में हुई थी। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद 16 अगस्त 1932 को रैंजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके अनुसार भारत में दलितों को बांटने का प्रयास किया गया। गांधी जी ने हिंदुओं को बांटने के विरोध पर यरदा जेल में 24 सितंबर 1932 को दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में पुनः समझौता या पुनः पैक्ट किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 129 में गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है या किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है गिर का वन। ठीक है, गुजरात में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व है। 53 नहीं 54 टाइगर रिजर्व हो गया है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। सबसे अधिक बाघ कहाँ? मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट अप्रैल 1973 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध सेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े हुए हैं? तो राजा रवि वर्मा है जो किस रियासत से जुड़े हुए हैं? त्रावणकोर रियासत से जुड़े हैं राजा रवि वर्मा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। त्रावणकोर रियासत से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 131 की ओर। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक में है जो बिहार में बहती है? सोन नदी का उद्गम अमरकंटक में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। सोन को यदि हम देखें, यदि सोन नदी को देखेंगे दोस्तों तो सोन है जो गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी है। गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन है? सोन है। और पटना के समीप गंगा में मिलती है और इसकी लंबाई 780 मीटर है और नर्मदा के समीप से यह उद्गम होती है सोन नदी। ठीक है दोस्तों, सोन नदी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है, आगे है क्या देखते हैं हम लोग। 31 से लेके
33 नंबर प्रश्न की ओर इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय के में अध्ययन किया है? किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने किया था। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षक की भूमिका भी निर्वाहन किया था ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग 629 से 644 ईस्वी तक भारत रहे थे दोस्तों। नीति के पंडित, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि की उपाधि किसे दिया गया था? तो ह्वेनसांग को दिया गया था। नीति का पंडित ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा जाता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। ह्वेनसांग बतापी एवं कांची भी गए। उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय और नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में यात्रा की थी। ठीक है। और यदि हम देखें मेघास्तनिच चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। और इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था। और दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था इब्न बतूता को। अब्दुल अल बरूनी है कि महमूद गजनबी के समय में भारत आया था। अल बरूनी। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। 134 और यह लास्ट प्रश्न होगा, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले दोस्तों। तो लास्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा वर्ष 1929 में पारित किया गया था। कब? वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम हसरत मोहानी ने 1921 में किए थे सर्वप्रथम। और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1927 में मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में लाने का प्रयास विफल रहा था। और 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया पूर्ण स्वराज। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों। और 26 जनवरी 1929 को सर्वप्रथम संपूर्ण देश में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी को तिरंगा फहराने का निश्चय किया गया था। यही कारण है कि 26 जनवरी को हम लोग क्या तो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें दोस्तों, और लाइक करें। अपने जितने भी ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर करें। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।